हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 समुच्चय के आगे के उदाहरणों के बारे में समझेंगे। पिछली क्लास में भी हमने समुच्चय की परिभाषा और उनके कुछ उदाहरणों को समझा था। आज हम उसके आगे के टॉपिक को देखते हैं। हमारा टॉपिक है समुच्चय का मानक निरूपण। समुच्चयों का मानक निरूपण का अर्थ होता है कि हम समुच्चय को किस चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो उन चिन्हों को हम समझेंगे। कैपिटल एन अर्थात नेचुरल नंबर, जिसको हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय के रूप में दर्शाते हैं। आपको पता है प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, इसलिए यह एक से प्रारंभ होता है। 1 2 3 4 से अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा जेड या कैपिटल आई, ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय को दर्शा रहा है। और पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों ही संख्याएं होती हैं। क्लियर? जेड प्लस से संबंध समझ में आ रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। +1 +2 +3 जितनी भी संख्याएं हैं प्लस में, वो सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अगला है W। ये W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को दर्शा रहा है। पूर्ण संख्या जो है 0 से प्रारंभ होता है। ठीक है, 0 1 2 3 आदि ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट कैपिटल Q अगर दिया जाए तो ये परिमेय संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। जहां आपको पता है कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया जाता है और P, Q जो है इंटीजर नंबर है अर्थात पूर्णांक संख्याओं को ही दर्शाता है। ठीक है, फिर कैपिटल Q प्लस जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याओं का समुच्चय को दर्शाएगा। नेक्स्ट है R, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। और वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, ये या फिर शून्य भी एक रियल नंबर होता है। क्लियर? फिर R+ सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जितने भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम R+ से डिनोट करते हैं। आगे देखेंगे C एक सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होता है। सम्मिश्र संख्याओं के बारे में हम कक्षा 11वीं में इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो इसको हम A+ IB, ठीक है, और इसी तरह से हम इसको दर्शाते हैं। यही क्या है, सम्मिश्र संख्या के रूप में इसी प्रकार से होता है। ठीक, A+ IB C+ ID ये हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है समुच्चयों का निरूपण। आइए इसको समझते हैं। समुच्चयों के निरूपण की 2 विधियां हैं। पहली विधि रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि और दूसरी विधि समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, पहली विधि मैंने बताया रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। और दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो रोस्टर विधि को हम समझते हैं। समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, सारणीबद्ध रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को अर्धविराम के द्वारा पृथक किया जाता है और इसको ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण हम समझ लेते हैं कि यदि समुच्चय A अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय है। ठीक है, A अंग्रेजी वर्णमाला के सभी
स्वरों का समुच्चय है, तो सारणीबद्ध रूप में आप इसको कैसे दर्शाएंगे? ए बराबर लिखेंगे, ए समुच्चय को दर्शा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों की बात कर रहे हैं, तो स्वर है ए ई आई ओ यू। और परिभाषा में आपको बताया था कि इन अवयवों को आपको अल्पविराम के द्वारा एक दूसरे से पृथक करना है और ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ये हो गया आपका सारणीबद्ध या रोस्टर विधि। ठीक है, अगर आपको शब्दों में इसी प्रकार से प्रश्न दिया जाए कि ए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय है, तो सारणीबद्ध रूप में आपको इसी प्रकार से उत्तर लिखना होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट है समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है, जिसे a बराबर x सच दैट p ऑफ x से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे हम किससे दर्शाते हैं? a बराबर x सच दैट p ऑफ x के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, आइए इसके एग्जांपल को हम समझते हैं। जैसे कि समुच्चय a बराबर दिया हो, समुच्चय a बराबर 1 4 9 16 25। ठीक है, 1 4 9 16 25। तो इस तरह से समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है हमको। तो हम लिखेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहां n क्या है? n बराबर प्राकृत संख्याओं का n बराबर प्राकृत संख्या है जो 5 के बराबर या छोटी है। इसको इस तरह से हम समझेंगे कि यदि n का मान हम 1 2 3 4 5 रखते हैं, है ना, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 रखते हैं, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू n स्क्वायर की जगह हम मान रखेंगे, यानी 1 का वर्ग इज इक्वल टू 1, 2 का वर्ग लिखेंगे तो 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 प्राप्त होता है। ये सभी जो है समुच्चय A के अंतर्गत आते हैं, है ना, और आपके समुच्चय A में वैल्यू दिए हुए हैं, अवयव क्या क्या है? A 4 9 16 और 25। इस तरह से हम इसको लिखते हैं कि n बराबर प्राकृत संख्याएं हैं, है ना, n क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं जिसका मान जो है 5 के बराबर हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है। क्लियर है? 5 से बड़ा होने पर इन समुच्चयों को या समुच्चय के अवयवों को n का वैल्यू जो है नहीं दर्शाएगा, इसलिए हमने n का मान कहाँ तक लिया है? 1 2 3 4 5। क्लियर? ये एक क्या है? समुच्चय निर्माण रूप का उदाहरण। आगे हम देखते हैं कुछ उदाहरण, समझेंगे इन प्रश्नों से कि समुच्चय कौन सा है। कौन समुच्चय
निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है? पहला प्रश्न में आपको बोला जाए कि 7 और 19 के बीच स्थित सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह। 7 और 19 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको इनकी ऐसी अभाज्य संख्याओं को लेंगे जो 7 और 19 के बीच हो। ये एक समुच्चय दर्शाना है इसको, है ना, समुच्चय है कि नहीं। तो हमको पता है कि 7 और 19 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 11 हो सकता है, 13 हो सकता है और 17 होता है। ठीक है, 11, 13 और 17 ये तीनों क्या है? 7 और 19 के बीच अभाज्य संख्याओं का संग्रह है जो समुच्चय है। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए कि जे अक्षर से प्रारंभ वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, जे अक्षर से प्रारंभ सभी महीनों का संग्रह। आपको पता है 12 महीना में जे से प्रारंभ होने वाले महीना कौन से हैं ये आपको समझना है ना। तो पहला जनवरी, ठीक है, दूसरा जून और तीसरा क्या है? जुलाई। इस तरह से जनवरी, जून और जुलाई इन तीनों महीनों का संग्रह है जो एक समुच्चय को दर्शाता है। क्लियर है? तो ये भी एक समुच्चय है। फिर तीसरा प्रश्न है भारत के सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। भारत के सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या ये समुच्चय है? ये समुच्चय लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ये सभी समुच्चय है। अब इसमें आपको देखना है भारत के सबसे प्रतिभाशाली लेखक का निर्णय का मापदंड सभी का अलग अलग होता है। हम नहीं कह सकते कि कौन सा लेखक सर्वाधिक प्रतिभाशाली लेखक है। ठीक है, उसके निर्णय का कोई मापदंड नहीं होता है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह अलग अलग होता है। इस तरह से भारत में सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह भी एक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि खतरनाक जानवर बहुत से हैं और उनके निर्णय का मापदंड नहीं किया जा सकता कि कौन सा जानवर सर्वाधिक खतरनाक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग विचार होता है। इसलिए यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन सा जानवर सर्वाधिक खतरनाक है। इसलिए खतरनाक जानवरों का संग्रह भी समुच्चय नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक, जैसे कि पूर्णांक आप लोगों को पता है कि पूर्णांक में माइनस चिन्ह, जीरो और प्लस चिन्ह सभी आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको
सभी सम पूर्णांकों का संग्रह लेना है ना। तो सम संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। तो ये सभी सम पूर्णांकों का संग्रह है ना। तो सम पूर्णांकों का संग्रह भी एक समुच्चय को दर्शाएगा। क्लियर है। इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों को भी बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यदि a बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। क्वेश्चन दिया है दूसरा क्वेश्चन, यदि a का मान दिया है, a का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस समुच्चय के अवयव हैं, तब रिक्त स्थान में प्रतीक एप्सिलॉन या नॉट एप्सिलॉन को आप दर्शाना है कि कौन सा एप्सिलॉन होगा, कौन सा नॉट एप्सिलॉन। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न दिया है कि 0 खाली स्थान a, क्या 0 a को बिलोंग करता है? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक वैल्यू और आ जाएगा 0 a में बिलोंग करता है, तो हम बिलोंग का चिन्ह लिखेंगे, यानी एप्सिलॉन का चिन्ह लिखेंगे। दूसरा, यदि 4 रिक्त स्थान a कहा जाए तो 4 भी a का अवयव है, इसलिए 4 एप्सिलॉन a। तीसरा, -4 a का अवयव है, तो -4 a का अवयव नहीं है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। चौथा, 12 क्या a का अवयव है? 12 भी a का अवयव नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर 10 तक अवयव है, इसलिए यहाँ पे भी नॉट एप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक है। पांचवा, 10 a का अवयव होगा, तो बिल्कुल 10 a का अवयव है। इस तरह से ये सभी उत्तर है ना। इन प्रश्नों को बताने का मेरा यही उद्देश्य है। हालांकि ये प्रश्न आपको सरल लग रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में आपके एग्जाम में आएंगे, और ये बेसिक क्वेश्चन है जिसको समझना आवश्यक था। ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे की क्लास में हम इसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।